मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑन केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का वीडियो स्टार्ट होगा, जो टॉपिक होगा, उसमें हमने हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण में हमने हेलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ ली। इसके अलावा विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ी। अब बात करते हैं हेलो एल्केनों की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केनों की धातुओं के साथ रिएक्शन, और इसमें एक मजेदार रिएक्शन पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शन का नाम है वुर्टज अभिक्रिया। वुर्टज अभिक्रिया, वुर्टज रिएक्शन, वुर्टज रिएक्शन, वुर्टज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ROR डाई एल्किल ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत होकर एल्केन निर्मित करते हैं। क्या निर्मित करते हैं? सम्मित एल्केन निर्मित करते हैं। ये मजेदार पॉइंट है, सम्मित एल्केन निर्मित करते हैं। और साथ में सोडियम हैलाइड का क्या होता है? निष्कासन। तो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एल्किल हैलाइड के कितने मोल लिए हमने? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के कितने मोल लिए? 2 मोल। और सोडियम धातु के भी कितने मोल लिए? 2 मोल। दोनों ने इसके साथ क्या किया? अभिकृत किया। अभिकृत होना किसकी प्रेजेंट में हुआ? शुष्क ROR की प्रेजेंट में हुआ। उत्प्रेरक क्या बना? सम्मित एल्केन बनी, और साथ में क्या निकला? सोडियम हैलाइड। तो इस रिएक्शन कैसे हुई? रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन रिएक्शन हुई कैसे, ये मजेदार पॉइंट है इस रिएक्शन का। उसको समझते हैं। ये रिएक्शन 2 क्रियाविधियों के माध्यम से संपन्न होती है। पहली क्रियाविधि तो कहलाती है आयनिक क्रियाविधि, आयनिक क्रियाविधि। और जो दूसरी मैकेनिज्म होती है वो होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो दोनों मैकेनिज्मों से हम इस रिएक्शन में सम्मित एल्केन का निर्माण करेंगे कि देखते हैं सम्मित एल्केन कैसे बनती है इस रिएक्शन में। तो इसकी मैकेनिज्म को अब आगे चर्चा करते हैं। मैं इसको क्लीन करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, रिएक्शन को एक बार मैं पुनः लिख देता हूं। RX + 2Na ड्राई ROR, और रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है RR + 2NaX। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, ध्यान देना। RX एल्किल हैलाइड के कितने मोल है? 2 मोल। आयनिक मैकेनिज्म को पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। आयनिक मेथड, किस प्रकार से आयनिक मेथड द्वारा रिएक्शन क्लियर हुई। देखो, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लिए गए इसमें? 2 मोल। तो देखो, मैं एक एल्किल हैलाइड की बात करता हूं। एल्किल हैलाइड की कैसी प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है, पोलर नेचर, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। पोलर नेचर। इसका विघटन कैसे होगा? R + X माइनस। कैसे विघटन होगा? R + X माइनस, दोनों 2R+ और X माइनस। इस प्रकार क्या हो गया इसका विघटन। अब इसमें जो मेटल ली जा रही है वो क्या है? सोडियम मेटल। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और धातुएं सामान्यतः क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो सोडियम धातु के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। जब 2 सोडियम की बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज क्या हो जाएगा? 2Na+। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मध्यवर्ती, ये R+ क्या कहलाता है? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन माना जाता है, या कहलाता है कार्बोकैटायन।
इस मध्यवर्ती कार्बोकैटायन से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, ये क्या कहलाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाए। तो इन मध्यवर्ती कार्बोकैटायन से 2 इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन क्रिया करेंगे, माना ये स्थिति हुई, मैंने एक R प्लस कार्बोकैटायन ले लिया, 2 में से मैंने एक ले लिया और उसकी रिएक्शन या उसको किसके साथ अपचयित कराया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपचयित कराया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक R प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और R पर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, और माइनस जब आएगा तो इस मध्यवर्ती को कहा जाता है कार्ब एनायन। क्या कहा जाता है, कार्ब एनायन। अब अच्छे से ध्यान देना, एक तो क्या है R माइनस और एक क्या बचा हुआ है इसमें, R प्लस। तो एक तो हो गया R माइनस कार्ब एनायन और दूसरा क्या हो गया R प्लस कार्ब कैटायन। दोनों जब अभिकृत होंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गई भाई, संतृप्त या सम्मित एल्केन निर्मित हुई कि नहीं हुई रिएक्शन के अनुसार। तो ये क्या बन गई, सम्मित एल्केन। अब शेष क्या बचा हुआ है, शेष जो बचा हुआ है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूं कि बचा क्या हुआ है, 2Na प्लस 2x माइनस 2Na प्लस 2x माइनस। तो 2Na प्लस और 2x माइनस आपस में अभिकृत होंगे तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हैलाइड के 2 मोल का निर्माण होगा। तो ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात क्या होती है इस रिएक्शन में कि जो ड्राई ROR है ये क्यों यूज में लिया जाता है, ये एक अक्रिय विलायक माना जाता है। क्या माना जाता है, नॉन एक्टिव सॉल्वेंट माना जाता है। और ये अक्रिय विलायक क्या करता है, जो सोडियम धातु है उस धातु की धन विद्युतीय लक्षणों को यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल करैक्टर को कम करता है। क्या करता है, स्लो करता है, इसलिए रिएक्शन आसानी के साथ संपन्न हो जाती है। ये मजेदार पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अच्छे से ध्यान से सुनना कि जो ड्राई एल्किल ईथर होता है वो क्या करता है, अक्रिय विलायक होता है और सोडियम धातु के धन विद्युतीय लक्षणों को कम करता है। तो ये थी इसकी आयनिक मैकेनिज्म। अब मुक्त मूलक क्रिया विधि की बात कर लेते हैं। तो इसको हम क्लीन करते हैं, देखते हैं मुक्त मूलक क्रिया विधि कैसे होगी। मुक्त मूलक क्रिया विधि सामान्यतः Rx के कितने मोल लिए जा रहे हैं, इसमें 2 मोल लिए जा रहे हैं। मैं इसको सीधा सा सिंपल तरीके से समझाता हूं। मुक्त मूलक क्रिया विधि में हमेशा जो सह संयोजक बंध कोई भी यौगिक के बीच उपस्थित होता है उसका हमेशा समांश विखंडन होता है। हिट्रोक्लीवेज डिसोसिएशन बोलते हैं या समांश विखंडन बोला जाता है। और समांश जब होमोजीनियस डिसोसिएशन बोला जाता है, समांश विखंडन। और समांश विखंडन से क्या बनते हैं, मुक्त मूलक, यानी कि 2R क्या बन गए, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक को किस रूप में दर्शाया जा सकता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाया जाता है या बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। और 2x मुक्त मूलक बन जाएगा। तो ये तो कहलाता है एल्किल मुक्त मूलक। क्या कहलाता है, एल्किल मुक्त मूलक। और ये कहलाता है हैलोजन मुक्त मूलक। क्या कहलाता है, हैलोजन मुक्त मूलक, यानी कि हैलोजन फ्री रेडिकल और एल्काइल फ्री रेडिकल। जब 2 रेडिकल आपस में संयोग करते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है। वो बॉन्ड अपने आप में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो किसका निर्माण हो जाएगा, RR का। और X आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, किसी हैलोजन अणु का निर्माण कर लेंगे। तो ये क्या हो गई, इसकी मुक्त मूलक क्रिया विधि से उत्पाद का निर्माण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वोल्टेज अभिक्रिया दोनों मैकेनिज्मों से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं लिथियम धातु के साथ। किसके साथ, लिथियम धातु के साथ। जब ये तो थी सोडियम धातु, क्योंकि धातु के साथ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं Li धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ। इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, ध्यान से देखना जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, जो ध्यान से सुनना कि लिथियम धातु एक अपचायक का समान व्यवहार करती है। क्यों, क्योंकि इसका आसानी के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है। इसलिए किसी भी मोनोहेलोएल्केन से
लिथियम धातु रासायनिक क्रिया करके, मान लीजिए मैंने लिया एथिल ब्रोमाइड हेलो एल्केन, एथिल ब्रोमाइड हेलो एल्केन, आईयूपीएससी क्या होता है इसका, ब्रोमोएथेन या 1 ब्रोमोएथेन। तो एथिल ब्रोमाइड जब मैंने हेलो एल्केन लिया और मैंने उसको लिथियम धातु के साथ अभिकृत कराया, इस धातु के साथ अभिकृत कराया लिथियम धातु के साथ, तो इससे एक निर्मित यौगिक होता है जिसका नाम है CH3CH2Li, यानी कि एल्किल लिथियम या एथिल लिथियम, एथिल लिथियम। और एथिल लिथियम को सुपर गिरनियर रीजेंट कहा जाता है। मजेदार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने योग्य पॉइंट है। सुपर गिरनियर, गिरनियर रीजेंट, कोई भी ऑर्गेनोमेटल ये कहलाते हैं। एथिल लिथियम को सुपर गिरनियर रीजेंट कहा जाता है। ये गिरनियर रीजेंट से 20 गुना अधिक, कितना गुना, 20 गुना अधिक क्रियाशील माना जाता है। और गिरनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, जो आगे हम इसी टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। RMgX क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से सुपर गिरनियर अभिकर्मक जो एल्किल एथिल लिथियम है वो 20 गुना अधिक क्रियाशील होता है। और दूसरी मजेदार पॉइंट ये बात होती है कि इसके साथ होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया मानी जाती है, इसलिए इसको सुपर गिरनियर रीजेंट और कहा जाता है। और ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो गिरनियर रीजेंट है उससे 20 गुना अधिक क्रियाशील क्या होता है, एथिल लिथियम होता है। इसके 2 मोल लिए जाते हैं, तो 1 मोल धातु का यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में आ जाता है और 1 मोल LiBr के रूप में बाहर निकल जाता है, लिथियम ब्रोमाइड के रूप में। तो ये कहलाता है सुपर गिरनियर रीजेंट। अब गिरनियर रीजेंट की बात कर लेते हैं कि गिरनियर रीजेंट कैसे निर्मित होता है, तो उसको देखते हैं। लिथियम धातु के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। गिरनियर अभिकर्मक का निर्माण मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, GR का निर्माण, GR का जब निर्माण करते हैं तो एल्किल हैलाइड जो हमारा हेलो एल्केन है वो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकृत होता है। वही ड्राई ROR की बात की जाती है और प्रोडक्ट बनता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको कहा जाता है गिरनियर रीजेंट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दूं। इसकी सर्वप्रथम खोज 1901 में वैज्ञानिक गिरनियर के द्वारा की गई। उसके 2 शिष्य थे, जिसका नाम था, 2 शिष्य थे काकू व बांडू, 2 शिष्य थे काकू व बांडू। काकू व बांडू ने गिरनियर अभिकर्मक के बहुत से रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, बहुत सी रासायनिक क्रियाएं संपन्न कराई। इसलिए काकू और बांडू को 1927 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो रसायन क्षेत्र में दिया, जो किसी भी एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में या रसायन क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से दोनों शिष्य इसके सम्मानित हुए। निर्मित किसने किया था, गिरनियर नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन उसके बाद इसका अध्ययन उसके 2 शिष्य काकू और बांडू के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। और अध्ययन जब उन्होंने किया तो इसके बहुत से विशेष रासायनिक गुणों के फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन किया, बहुत से इससे उत्पाद निर्मित किए। इसलिए उनको 1927 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कि RMgX कैसे निर्मित होता है। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे बना ये। तो मैं आपको समझाता हूं। इसकी भी आयनिक मैकेनिज्म होती है या आयनिक मेथड माना जाता है। आयनिक मेथड में क्या होता है, RX का विघटन होता है R+X-, ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये कहलाता है इंटरमीडिएट
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। अब इसमें क्या होता है, जब इसका विघटन हो गया, मैग्नीशियम जो मेटल है इसके धन विद्युतीय लक्षणों को भी कौन करेगा, वही ड्राई ROR कम करेगा, क्योंकि यह अक्रिय विलायक का कार्य करता है, नॉन एक्टिव सॉल्वेंट का कार्य करता है। मैग्नीशियम जो मेटल होती है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। एक्सटर्नल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और मेटल क्या करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम पर चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2। R जो प्लस बना हुआ है, अब इसको ध्यान से देखना, R जो प्लस बना हुआ है वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करता है, या अब एक तरह से रिडक्शन करता है। और रिडक्शन जब इसका होगा तो R पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। R एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचा, उस माइनस के कारण R पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस। इसको क्या कहेंगे, कार्ब एनायन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कार्ब एनायन कहा जाएगा। और ये जो कार्ब एनायन बना है, मैं इसको यहां से रिएक्शन को क्लीन कर देता हूं, इसको ध्यान से देखना। ये जो कार्ब एनायन R माइनस है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Mg2+। और X पर भी चार्ज कैसा है बताओ, माइनस। मैंने सबको एडिशन कर दिया, R माइनस को कर दिया, Mg पर चार्ज +2 हो गया, X पर चार्ज माइनस हो गया। प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल, बैलेंस, और क्या बन जाएगा, RMgX। तो ये क्या बन गया, गिरनियर रीजेंट, जिसको गिरनियर नामक साइंटिस्ट ने अध्ययन किया या निर्मित किया। उसके बाद काकू व बांडू ने इसकी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, इसलिए उनको 1927 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये था गिरनियर रीजेंट और सुपर गिरनियर रीजेंट और वोल्टेज अभिक्रिया। आगे इसमें बात करते हैं जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, Zn मेटल से रिएक्शन। Zn मेटल के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्टिव करता है तो निर्मित होता है फ्रैंकलैंड रीजेंट। फ्रैंकलैंड रीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जिंक धातु हेलो एल्केन से अभिकृत होती है तो फ्रैंकलैंड रीजेंट निर्मित होता है, जो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन माना जाता है। वैसे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में भी फ्रैंकलैंड रीजेंट बनते हैं, जिनको सैंडविच यौगिक कहा जाता है। सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। सैंडविच कंपाउंड क्या होते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में निर्मित होते हैं, जिनको निर्मित किया जे किले और पीएल पोजन नामक वैज्ञानिक द्वारा। पीएल पोजन नामक साइंटिस्ट द्वारा सैंडविच यौगिकों का निर्माण किया, जो किसके समान ही होते हैं, फ्रैंकलैंड रीजेंट के समान होते हैं। फ्रैंकलैंड रीजेंट बनता किससे है, जिंक धातु की क्रिया जब एलिफेटिक मोनोहेलोएल्केन से कराई जाती है तो फ्रैंकलैंड रीजेंट बन रहा है। उसी के समान क्या होते हैं, सैंडविच कंपाउंड होते हैं। सैंडविच कंपाउंड जैसे मैं आपको लिखूं C5H5 का होल ट्वाइस Fe, इसका नाम होता है बिस साइक्लो। अपने आप में एक लिगेंड माना जाता है, बिस साइक्लो पेंटा डाइनिल आयरन। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, 0 मानी जाती है। बिस साइक्लो पेंटा डाइनिल आयरन 0 मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये सैंडविच कंपाउंड जो होते हैं वो जे कीले और पीएल पोजन नामक साइंटिस्ट ने निर्मित किया, और इन्हीं के समान क्या पाए जाते हैं, फ्रैंकलैंड रीजेंट पाया जाता है, जो एलिफेटिक मोनोहेलोएल्केन जिंक धातु से अभिकृत होने के साथ निर्मित होता है। तो उन पर ध्यान देते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बताया था कि इसी तरह सैंडविच कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो फ्रैंकलैंड रीजेंट कैसे निर्मित होता है उस पर ध्यान देते हैं। रिएक्शन मान लीजिए CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड को जब जिंक धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है C2H5 Zn C2H5।
5 डाई एल्किल जिंक या डाई एल्किल जिंक भी कहा जा सकता है। इसको डाई एल्किल जिंक या डाई एथिल जिंक कहा जाता है, जिसको फ्रैंकलैंड रीजेंट कहते हैं। और प्लस में किसका निर्माण होता है? ZnBr2 निर्मित होता है। इसके 2 मोल लिए जाते हैं। तो ये था फ्रैंकलैंड रीजेंट। आगे जब हम इसमें बात करते हैं धातुओं के साथ, यदि ये स्थिति हो C2H5Br के 4 मोल और लेड धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो प्रोडक्ट बनता है C2H5 का होल 4Pb और प्लस में निकलता है PbBr2। इसको कहा जाता है, मजेदार है, TEL टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा मतलब 4, एथिल C2H5 और Pb को क्या कहा जाता है? लेड, इसलिए शॉर्ट में कह देते हैं इसको टेट्रा एथिल लेड। तो ये रिएक्शन किसके साथ थी? अधिकतर धातुओं के साथ थी। अब इसी में बात करते हैं कि धातु हेलो एल्केनों का जब अपचयन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो हेलो एल्केनों के अपचयन की बात कर लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया तो क्या हो गई? धातुओं के साथ हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें चलता है वो है हेलो एल्केनों का रिडक्शन। और हेलो एल्केनों का जब रिडक्शन की बात आती है तो हेलो एल्केनों में रिडक्शन के लिए ध्यान देना, रिडक्शन के लिए इसको मैं क्लीन करता हूं। रिडक्शन की जब बात आती है, रिडक्शन की बात आती है जिसको कहा जाता है अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? हमेशा हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का एडिशन होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। इस तरह से सारे पॉइंट रिडक्शन के अंतर्गत आते हैं। हेलो एल्केनों में रिडक्शन के रूप में जो क्रियाकारक प्रयोग या उत्प्रेरक प्रयोग में लिए जाते हैं वो होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। ये बुओ ब्लांक अपचयन मैंने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। बुओ ब्लांक अपचयन में काम आता है। NiPtPd ये क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये भी अपचयन में काम में ली जाती हैं। और एक मजेदार पॉइंट है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इसको जब लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स के रूप में इस प्रकार लिखते हैं AlH4Li, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कितना होता है? प्लस का 1। एल्युमिनियम का कितना होता है? X मान लिया जाता है। हाइड्राइड आयन क्या होता है? H माइनस। तो माइनस का 4 बराबर 0, X बराबर 4 माइनस का 1, X बराबर प्लस का 3। इसका नाम हो जाता है लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। क्या नाम हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स का? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। जब ऋणावेशित धातु संकुल होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 शब्द का प्रयोग किया, नाम के अंत में 8 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नाम हो गया इसका लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। तो ये भी अपने आप में एक अपचायक होता है। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिडक्शन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ये सामान्यतः रिडक्शनकारी रीजेंट माने जाते हैं या कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इनको विशेष ध्यान रखना, हमेशा इनकी उपस्थिति में अधिकतर रिडक्शन संपन्न होते हैं। और जब हेलो एल्केनों का रिडक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है एल्केन। माना RX का रिडक्शन किया किसी भी मेटल के साथ या उपस्थिति में हाइड्रोजन एडिशन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन हैलाइड। तो एल्केन का निर्माण होता है जब हेलो एल्केनों का रिडक्शन किया जाता है। तो ये थी रिडक्शन अभिक्रिया, हेलो एल्केनों की एक सामान्य सी अभिक्रिया थी, छोटी सी। आगे जब हम इसमें बात करते हैं तो वो बात करते हैं डाई हेलो एल्केनों की। मोनो हेलो एल्केनों का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। डाई हेलो एल्केनों की जब बात करते हैं तो उसमें हमने एक संरचना सूत्र पढ़ा था, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nH2। CnH2nH2। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी। एक होता है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। एक होता है विस्नल डाई हैलाइड, विस्नल डाई हैलाइड।
जैम डाई हैलाइड क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको कहा जाता है जैम डाई हैलाइड। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 C के साथ Cl, Cl और CH3 अपने आप में क्या है, एक ये जैम डाई हैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन से दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। और IUPAC नाम क्या होता है इसका, 2,2-क्लोरोप्रोपेन या 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। और ऐसे इसकी आगे बात करते हैं, CH3 CH2 CH के साथ Cl और Cl ये भी अपने आप में क्या है, एक जैम डाई हैलाइड है। और विस्नर डाई हैलाइड में मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, विस्नर डाई हैलाइड की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए पाए जाते हैं, या दो हेलोजन परमाणु या दो समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जब जुड़े हुए पाए जाएंगे तो उसको कहा जाता है विस्नर डाई हैलाइड। इट मींस ये होगा CH2 के साथ Cl और CH2 के साथ Cl, ये क्या कहलाएगा, विस्नर डाई हैलाइड। एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो डाई हैलोएल्केन तीन प्रकार के होते हैं, जैम डाई हैलाइड, विस्नर डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा की जब बात करते हैं तो उस स्थिति में वो भी एक विस्नर डाई हैलाइड के ही समान होता है, लेकिन उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्फा और ओमेगा के आधार पर निर्धारित की जाती है। माना CH2 के साथ Cl, CH2 के साथ Cl, ये कार्बन माना अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये क्या हो गया, ओमेगा। तो ये कहलाते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब इनके बनाने की विधियों की बात कर लेते हैं कि भाई विस्नर डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड के दोनों जो डाई हैलोएल्केन है वो निर्मित कैसे होते हैं। तो वो निर्मित होते हैं कार्बोनिल कंपाउंडों से। किससे होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंडों से। मजेदार पॉइंट है, आगे इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे बनाने की विधियों डाई हैलोएल्केनों की। उसमें पहली पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड माने जाते हैं प्यारे स्टूडेंटों, कार्बोनिल कंपाउंड माने जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। क्या माने जाते हैं, ये तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन। तो ये दोनों क्या माने जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत कौन आते हैं, एल्डिहाइड आता है और कीटोन आता है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिख दिया। अब बात करते हैं एल्किल एल्डिहाइड की। तो एल्किल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, RCOOH, और R के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, CH3HC डबल बॉन्ड O। इसको कहा जाता है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है, एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड कैसा नाम है, एक डेरिवेटिव नाम है। डेरिवेटिव नाम का IUPAC क्या होता है, एथेनेल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब एल्किल एल्डिहाइड को PCl5 के साथ अभिकृत कराया जाएगा तो आपको याद आ गया होगा, PCl5 जब भी आता है हमेशा POCl3 बाहर निकलता है, और इसका विघटन कैसे होता है, PCl3 प्लस Cl2 में होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RHC के साथ Cl और Cl, और साथ में क्या निकलेगा, POCl3। PCl5 क्रिया भी किन्हीं के साथ करता है, जिन क्रियात्मक समूहों के पास ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है उन्हीं के साथ अधिकतर PCl5 क्रिया करता है। और आंख मीच कर क्या निकालना है, POCl3 निकालना है। और ये क्या बन गया आपका, जैम डाई हैलाइड। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें PCl5 से क्रिया करेंगे तो भी क्या बनेगा, जैम डाई हैलाइड निर्मित होगा, CH3 के साथ HC के साथ Cl और Cl। आगे हम विस्नर डाई हैलाइड विधियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक याद दिला दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैम डाई हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। किससे, विस्नर डाई हैलाइड से। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और मजेदार प्रश्न है, क्योंकि
जैम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन परमाणु से दो समान हैलोजन परमाणु समान विद्युत ऋणता के कारण प्रतिकर्षण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है, रिपल्सन ज्यादा होता है, दोनों हैलोजन परमाणु आपस में विपरीत हो जाते हैं। जबकि विस्लन डाइहैलाइड में दोनों कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले हैलोजन परमाणु के बीच में डिस्टेंस अधिक होता है, रिपल्सन कम होता है, रिएक्टिविटी कम होती है बजाय जैम डाइहैलाइड की तुलना में। तो आज का प्यारे बच्चों वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। आगे विस्लन डाइहैलाइड बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल से आप सभी जुड़े रहिए ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। इसलिए सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।